तो कैसे हैं स्टूडेंट। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को 80 वीवीआई ऑब्जेक्टिव साइंस का प्रोवाइड करवाने वाला हूं, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर आप इतना वीवीआई ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि 3 से 4 नंबर का आप लोगों को यहां से ज़रूर फंसेगा। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैं बाकी के सब्जेक्ट का वीवीआई ऑब्जेक्टिव पढ़ा दिया है, तो उसे भी जरूर देख लेंगे। साथ ही साथ चैप्टर वाइज अगर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पढ़ना है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ सुबह और शाम एक वीडियो अपलोड करता हूँ वीवीआई ऑब्जेक्टिव वाला। ठीक है, वो भी चैप्टर वाइज। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला प्रश्न से। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर पहला प्रश्न है कि सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत क्या है। सूर्य हो जाए चाहे पर अन्य तारा हो जाए, ठीक है, इसका विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है तो नाभिकीय संलयन है। ठीक है, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है तो नाभिकीय संलयन है। दूसरा नंबर प्रश्न बताएंगे कि इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। बताइए कौन दर्पण सूत्र है स्टूडेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये दर्पण सूत्र होता है। और स्टूडेंट आप लोग याद रखेंगे कि एग्जाम में ना कई बार 5 नंबर में ये पूछ लेता है कि दर्पण सूत्र को सिद्ध करें। ठीक है स्टूडेंट, दर्पण सूत्र को सिद्ध करने के लिए 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। चलिए तीसरा नंबर बताइए कि टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। टिंडल का प्रभाव कहाँ देखा जा सकता है। जंगल में, बाजार में, खेतों में या फिर इनमें से सभी। तो टिंडल प्रभाव ना स्टूडेंट जंगल में देखा जा सकता है। कहाँ पर, जंगल में। स्टूडेंट आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और कितना सही होगा आप लोग कमेंट करके हमको बताएंगे कि सर मेरा इतना सही हुआ, ताकि इससे आप भी जान पाइएगा और मैं भी जान पाऊंगा कि आप लोगों का तैयारी कैसा चल रहा है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए 4 नंबर का प्रश्न बताइए कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है बताइए। अपवर्तन का सिद्धांत पर आधारित है या फिर प्रकीर्णन का सिद्धांत पर या फिर वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन का सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या जो है ये किस सिद्धांत पर आधारित है तो अपवर्तन का सिद्धांत पर आधारित है। 5वां नंबर का प्रश्न है कि सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है बताइए। ठीक है, सामान्य नेत्र की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है ना वो वास्तविक और उल्टा होता है स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, 6 नंबर का प्रश्न है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान कितना हो जाएगा तो विद्युत धारा का मान हो जाएगा स्टूडेंट 2 एम्पियर। ठीक है, चलिए 7 नंबर का प्रश्न बताइए क्या होगा कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है तो कुंडली में। ठीक है स्टूडेंट, कुंडली में धन और चिन्ह का चिन्ह नहीं होता है, बाकी वोल्ट मीटर, आमीटर, विद्युत सेल में होता है। 8वां नंबर का प्रश्न है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा क्या होगा तो बहुत अधिक होता है। ठीक है, याद रखिएगा क्या होता है स्टूडेंट तो बहुत अधिक होता है। अगला बताइए 9 नंबर का क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि विद्युत चुम्बक के प्रेरक का खोज किसने की थी। स्टूडेंट किसने किया था तो फ्राइडे ने किया था। ठीक है, विद्युत चुम्बक के प्रेरक का खोज किसने किया था तो फ्राइडे ने किया था। अगला है 10 नंबर का, यहाँ पर देख लीजिए कि एक उत्तल लेंस होता है स्टूडेंट। एक उत्तल लेंस जो होता है ना वो क्या होता है किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ठीक है, किनारे में क्या रहेगा वो स्टूडेंट किनारे की अपेक्षा, अर्थात किनारे में जैसा रहेगा ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा मोटा कहाँ पर रहता है तो बीच में रहता है। ठीक है, 11 नंबर का प्रश्न है स्टूडेंट कि अवतल लेंस का आवर्धन जिसे हम लोग एम से डिनोट करते हैं तो अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है किसके बराबर होता है तो याद रखिएगा v/u के बराबर होता है स्टूडेंट। किसके बराबर होता है v/u। ठीक है, 12 नंबर का प्रश्न है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है तो r 2f होता है। क्या होता है r 2f स्टूडेंट। अगर आपको लोग समझ में आ रहा है तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं।
13 नंबर का प्रश्न है स्टूडेंट कि मानव नेत्र में क्या उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में क्या होता है? उत्तल लेंस। 14 का है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। ठीक है, कहाँ पर बनता है स्टूडेंट? तो रेटिना पर बनता है। चलिए 15 का जवाब दीजिए कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है स्टूडेंट? बताइए किस पर आधारित है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, प्रेरित विद्युत पर, या फिर विद्युत चुम्बकीय प्रभाव पर, या फिर प्रेरित चुम्बकीय पर। बताइए कि विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत स्टूडेंट वो किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब कौन सा देखेंगे हम लोग? 16 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्या है स्टूडेंट कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? बायोगैस क्या है स्टूडेंट? ईंधन का स्रोत नहीं है। लकड़ी होगा, गोबर गैस होगा, या फिर नाभिक की ऊर्जा होगा, या फिर कोयला होगा। ठीक है, तो ये नाभिक की ऊर्जा जो है ना स्टूडेंट, ये क्या है? बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। अगला देखिए यहाँ पर है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का क्या है उदाहरण? तो कोयला स्टूडेंट जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। लकड़ी और गोबर गैस ये दोनों जीवाश्म ईंधन नहीं है। 18 नंबर का कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। जहाँ से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। 19 नंबर का है कि खतरे के संकेत पर प्रकाश किस रंग का होता है? तो लाल रंग का होता है। आप लोग अक्सर देखे होंगे कि जहाँ पर भी खतरा होता है ना वहाँ लाल रंग होता है। अगला है कि 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं स्टूडेंट? तो 1 W कहते हैं। ठीक है, अगला है यहाँ पर 21 का कि चुंबकों के जातीय ध्रुवों के बीच, किसके स्टूडेंट? चुंबकों के जातीय ध्रुवों के बीच परस्पर आकर्षक होता है, प्रतिकर्षण होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण हो जाएगा। क्या है यहाँ पर? चुंबकों के, ठीक है, सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है? तो प्रतिकर्षण होता है। आप लोग देखे होंगे कि दो चुंबक को आपस में जब ऐसे करके चिपकाइएगा तो देखिएगा कभी कभी तुरंत चिपक जाएगा और कभी कभी भागेगा। तो वो तभी भागता है जब अलग अलग रहता है। तो क्या होता है? वो अलग अलग रहेगा ना तो वो चिपक जाएगा। जब एक ही रहेगा यानी कि ये ध्रुव और ये ध्रुव, दोनों ध्रुव चुंबक का एक रहेगा तो वो क्या होगा? एक रहेगा तो भागेगा, और ये ध्रुव और ये ध्रुव दोनों अलग रहेगा तो चिपक जाएगा। वही यहाँ पर है कि चुंबकों के सजातीय अर्थात दोनों तरफ एक ही है। ठीक है, ध्रुव के बीच परस्पर क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, यानी भागता है, दूर होता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए 22 नंबर का आप लोग जवाब देने का प्रयास कीजिए। आप बताइए स्टूडेंट कि 20 तक जब समाप्त हुआ तो आप लोगों ने कितना सही किया? कमेंट करके बताइए। ठीक है, और आगे भी बताइएगा कि आप लोग 80 में कितना सही कर पाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर मेरे परिवार पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। 22 नंबर का प्रश्न है कि विद्युत मोटर परिवर्तन करता है, क्या परिवर्तन करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है स्टूडेंट, 23 नंबर का याद रखिएगा कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? तो m⁻⁻1 होता है। क्या होता है? m⁻⁻1। चलिए 24 और 25 नंबर का जवाब दीजिएगा आप लोग कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा आकाश का रंग नीला क्यों होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आकाश का रंग नीला होता है स्टूडेंट प्रकाश का प्रवर्तन के कारण, ये प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? आकाश का नल स्टूडेंट जो रंग होता है ना वो नीला दिखाई पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पर कि विद्युत चुम्बक के प्रेरण की खोज किसने की थी? बताइए। तो याद रखिएगा फ्राइडे ने किया था। मैंने पहले भी ये प्रश्न बताया था। ठीक है, कि विद्युत चुम्बक के प्रेरण का खोज किसने किया था? तो फ्राइडे ने। ठीक है, चलिए 26 का जवाब दीजिए कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण क्या होगा? तो दर्पण समतल होगा। क्या होगा? अगर प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होगा ना तो दर्पण जो है वो क्या होगा? तो समतल होगा। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोगों ने 26 ऑब्जेक्टिव समाप्त कर लिया है। लगभग मैं आप लोगों को 80 ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। कितना ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट? 80 ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे। ठीक है, अगर अच्छा लगेगा तो परिवार के साथ जुड़ेंगे भी। चलिए अब हम लोग 27 नंबर का देख लेते हैं क्या है। 1 किलोवाट बराबर होता है, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? तो 3.6 गुना
10⁻6 जूल होता है। ठीक है, तो 1 किलोवाट कितना होता है समझ गए। 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है, याद रखिएगा। अगला है कि एथेनॉल अम्ल का सामान्यतः क्या कहा जाता है, बताइए कि एथेनॉल अम्ल को सामान्यतः स्टूडेंट क्या कहा जाता है, तो एसिटिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, एसिटिक अम्ल। 29 का देखिए क्या है कि भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं स्टूडेंट, संगीत के कितने सुर होते हैं, तो 7 सुर होते हैं। सा रे ग म प द नि सा, यही 7 गो होता है। अगला बताइए 30 का कि वायु रोधी, क्या स्टूडेंट, वायु रोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की जो गति हो जाती है वो क्या हो जाती है, बताइए। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, वो धीमी हो जाती है। क्या हो जाती है, धीमी। ठीक है, चलिए 31 का जवाब आप लोग देने का प्रयास करेंगे। पहले प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पर कि नीचे दी गई, ठीक है स्टूडेंट, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। नीचे जो ये अभिक्रिया दिया गया है ये कौन सा कथन सही है, तो याद रखिएगा कि यहाँ देखिए कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अभिक्रिया में कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि ये देखिए 2Cu है अर्थात ये कॉपर है, अब प्लस में ऑक्सीजन है यानी कि ऑक्सीजन के साथ ये क्या कर रहा है, संयोग कर रहा है, अर्थात तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है यहाँ पर, इसीलिए आप लोग इसमें टिक मारेंगे। चलिए अब कौन सा होगा, 32 नंबर का बताइए क्या होगा स्टूडेंट, कि सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, अर्थात रंग कैसा है या फिर रंग होता है कैसा होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीला होता है। कैसा होता है स्टूडेंट, 32 का क्या पीला होता है, जी नहीं, श्वेत होता है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो श्वेत होता है, भूलेंगे नहीं। चलिए 33 का बताइए क्या होगा, कि समीकरण CaCO3 जो कि एक सॉलिड है, क्या है, सॉलिड अर्थात ठोस है, जब इसे हम लोग उष्मा देंगे तो जो है कि CaO बनेगा, अर्थात S अर्थात सॉलिड होता है। ठीक है, अब प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगा, तो ये कौन प्रकार का समीकरण है, तो ये वियोजन समीकरण है। ठीक है, समझ में आया कौन समीकरण है स्टूडेंट, तो वियोजन समीकरण है। चलिए 34 नंबर का आप लोग जवाब देने का यहाँ पर प्रयास करेंगे कि क्या होगा। देखिए यहाँ पर है कि किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, कौन सा यौगिक प्राप्त होगा, तो Fe3O4 प्राप्त होता है। ठीक है, 35 नंबर का है कि हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है, कितने परास का बीच कार्य करता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि 7 से लेके 7.8 तक कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है, बेकिंग पाउडर का स्टूडेंट अणुसूत्र क्या है, तो NaHCO3 है, NaHCO3। ठीक है, 37 का है कि निम्न में से क्या स्टूडेंट, देखिए निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है, कौन आयनिक यौगिक है स्टूडेंट, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, CaCl2 है, CaCl2 क्या है, आयनिक यौगिक है। समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, कौन सा देखेंगे स्टूडेंट, तो 38 नंबर का बताइए स्टूडेंट। 38 नंबर का क्या होगा कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन के संयोग नहीं करता है, अर्थात ऑक्सीजन से वो क्या करता है, संयोग नहीं करता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्ड, अर्थात सोना जो है वो क्या करता है, किसके साथ, तो ऑक्सीजन के साथ वो संयोग नहीं करता है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप लोग यहाँ तक बने हैं तो समझ लीजिए आप पढ़ाई में जागरूक होंगे, इसीलिए आप लोग यहाँ तक बने हुए हैं। ठीक है, तो इसी तरह पूरा देख लीजिए वीडियो। चलिए 39 नंबर का है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना जो होता है ना 24 कैरेट का होता है। 40 का है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति कितना है, तो 0.03% है। ठीक है स्टूडेंट, कितना है, 0.03%। अगला प्रश्न है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है। ठीक है, बताइए सल्फ्यूरिक अम्ल का जो अणुसूत्र होता है ना वो होता है H2SO4 होता है। 42 का है कि कार्बोक्सिलिक एसिड समूह होता है, कैसा होता है, तो COOH होता है, ये ऑप्शन नंबर बी क्या होता है, COOH होता है। चलिए 43 नंबर का आप लोग जवाब देंगे स्टूडेंट, और कमेंट करके बताएंगे कि आप मेरे इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरा वीडियो आप लोग कहाँ से देखते हैं। 43 का है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के
परमाणुओं की संख्या होती है कितना होती है स्टूडेंट? तो 3 होती है। ठीक है, ओजोन का सूत्र होता है O3, याद रखिएगा, तो इसीलिए 3 हो जाएगा। फिर है 44 का कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? कितने आवर्त होते हैं आवर्त सारणी में? आप लोग जरूर जानते होंगे कि 7 होते हैं। ठीक है, आंख बंद करके टिक मारना है 7 में। ठीक है, चलिए 45 का कि सल्फेट, ठीक है स्टूडेंट, सल्फेट अर्धाहाइड्रेट हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है? तो इसे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग कहाँ होता है? आप लोग कमेंट करके बताइए, तो देखना चाहते हैं कि कितने लोग जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। ठीक है स्टूडेंट, मैं हिंस कर देता हूँ, आप लोग टूटे हुए हाथ। चलिए अगला बताइए, यहाँ क्या है कि ऑक्सीजन O की परमाणु संख्या कितना है? ऑक्सीजन O जो होता है ना, उसकी परमाणु संख्या स्टूडेंट कितना होता है? तो याद रखिएगा 8 होता है। कितना होता है? ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होता है। ठीक है, चलिए 47 का बताइए क्या होगा? 46 का तो देख लिया हम लोग। ठीक है, 46 का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। अब 47 का बताइए, दिख रहा है ना, बोलिए। 1 PM, PM मतलब वो मत समझिएगा प्राइम मिनिस्टर। 1 PM अर्थात पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? ये जो है स्टूडेंट कितने मीटर के बराबर होता है बताइए आप लोग। तो याद रखिएगा कि 1 PM अर्थात पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा 10⁻⁻12। ठीक है, इसी के बराबर होता है। चलिए अब कौन सा होगा? 48 का जवाब दीजिए कि एथेनॉल का क्रियाशील समूह क्या है? चलिए थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। एथेनॉल का क्रियाशील समूह क्या है स्टूडेंट? तो अभी तक हम लोगों ने 48 प्रश्न को समाप्त किया। अब आइए बाकी के प्रश्नों को देख लेते हैं। टोटल मैं आप लोगों को 80 बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, परिवार के साथ जुड़ के रहेंगे, हर एक वीडियो को ज़रूर देखेंगे। सभी का लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब बताइए आप लोग 49 नंबर का स्टूडेंट, कितना नंबर का बताएंगे आप लोग? 49 नंबर का कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं स्टूडेंट? अभिकारक। 50 का है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये हर एक बच्चा जानता है कि NaCl होता है। NaCl जो है ना, ये नमक अर्थात नमक, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? साधारण नमक कहते हैं, उसे हम लोग NaCl भी कहते हैं। ठीक है, या फिर लवण रहेगा तो भी NaCl ही होगा। चलिए 50 तक तो समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर देख लिए, इसका बी होगा। 51 का बताइए कि निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है? कौन मुख्यतः बायोगैस है स्टूडेंट? तो CH4 जो है मुख्यतः ये क्या है? तो बायोगैस है। फिर है कि पोटेशियम, ठीक है, जिसे हम लोग के कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र के होता है। पोटेशियम का के लैटिन नाम होता है केलियम। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है बताइए? पोटेशियम की परमाणु संख्या स्टूडेंट क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा बताइए? 52 का होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पोटेशियम का 19 हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अगला बताइए 53 का कि निम्न में कौन दुर्लभ अम्ल है? दुर्लभ अम्ल अर्थात कमज़ोर, ठीक है, प्रबल अर्थात स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहाँ पर पूछा है कि निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है, थोड़ा कमज़ोर अम्ल है, बताइए। तो 53 का बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं बताता हूँ कि 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये जो है दुर्बल अम्ल है अर्थात CH3COOH। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि कार्बन क्या है स्टूडेंट? कार्बन क्या है? तो कार्बन जो है अधातु है। कार्बन क्या है? एक अधातु है, ये धातु नहीं है। फिर है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। संयोजन से क्या बनता है? तो जाइगोट बनता है स्टूडेंट। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से क्या बनता है? जाइगोट बनता है। 56 का बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट, 56 का 55 तक तो देख लिए। 56 का बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग अभी तक कमेंट नहीं किए हैं, कमेंट करके बताइए कि अच्छा लग रहा है या फिर नहीं। यहाँ पर क्या है 56 का कि किसी जीव की जीनी, याद रखिएगा कि किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है। क्या कहलाता है बताइए? किसी जीव की जीनी संरचना स्टूडेंट क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी कहलाता है, अर्थात जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है। ठीक है, अगला है 57 का कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता क्या है? तृतीय उपभोक्ता जब भी पूछेगा तो आप लोग किस में टिक मारेंगे स्टूडेंट? तो सर्प में। ठीक है, जो मांस खाने वाला को तृतीय उपभोक्ता में रखा जाता है। अगला बताएंगे यहाँ पर क्या है
कि रक्त में आयरन की कमी होने से होने वाला रोग क्या है। अगर रक्त में आयरन की कमी हो जाएगा तो आपको एनीमिया रोग हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है अर्थात है। तो कवक में कौन सा हो जाएगा, तो कवक में मेरे प्यारे बच्चों मृतजीवी पोषण होता है। कवक में कौन सा पोषण होता है, मृतजीवी पोषण। चलिए 60 नंबर तक देखिए हम लोग पहुंच गए हैं और ज़्यादा नहीं। ठीक है, 20 प्रश्न और है कि ऑक्सीजन है स्टूडेंट, ऑक्सीजन क्या है। तो ऑक्सीजन जो है क्या है, वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है। ओहो माय गॉड, ये ऑक्सीजन तो एक गैस है स्टूडेंट। ऑक्सीजन क्या है, गैस है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन पूछा है तो ऑक्सीजन एक प्रकार का हार्मोन है। ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन हार्मोन है। 61 का है कि मानव में डायलिसिस थैली है स्टूडेंट, मानव में डायलिसिस थैली है, कहाँ पर है, तो नेफ्रॉन में है। कहाँ पर है, नेफ्रॉन में। अगला होगा यहाँ पर कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन जो पचता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया है। भोजन का पाचन उपचयन अभिक्रिया है। चलिए यहाँ पर है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं स्टूडेंट। तो जो चीज़ कहना चाहिए वो यहाँ पर है ही नहीं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी में मारेंगे। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, तो मैंने अभी ऊपर बताया था। ठीक है, कि नर युग्मक और मादा युग्मक को क्या कहते हैं स्टूडेंट, तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोग को जाइगोट कहते हैं। क्या यहाँ पर जाइगोट है, जाइगोट नहीं है ना, इसीलिए हम लोग इसमें टिक मारेंगे कोई नहीं में। ठीक है, चलिए 64 का है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। एक लिंगी पादप का उदाहरण है, तो ये जो पपीता है ना, ये एक लिंगी पादप का उदाहरण है। समझ में आ रहा है। चलिए नीचे देखिए यहाँ पर क्या है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है स्टूडेंट। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, तो ईस्ट में होता है। किसमें होता है, ईस्ट में होता है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है स्टूडेंट, अगर अभी तक यहाँ तक बने हैं आप लोगों, ठीक है, तो आप लोगों के द्वारा अभी तक लाइक नहीं किया गया है, जल्दी से जल्दी लाइक कर दिए। चलिए 66 का जवाब दीजिए मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट। 66 का क्या हो जाएगा कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर अर्थात मादा एनोफिलेज किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। ये जो मादा जो है कि मादा एनोफिलेज मच्छर होता है ना, जिससे क्या उत्पन्न होता है, तो मलेरिया उत्पन्न होता है। तो ये मच्छर कहाँ पर उत्पन्न होता है, यही पूछ रहा है। तो गंदा जल में उत्पन्न होता है। जहाँ पर भी गंदा जल जमा हो, प्रयास करें कि वहाँ पानी जमा ना हो, नहीं तो मलेरिया आपको भी हो सकता है। ठीक है, चलिए क्या है यहाँ, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। तो ये डेंगू जो है ना, साफ जल में उत्पन्न होता है। ठीक है, जहाँ जमा हुआ साफ पानी रहेगा ना, वहाँ पर डेंगू वाला मच्छर वहीं पर उत्पन्न होता है। और गंदा पानी रहेगा तो मलेरिया उत्पन्न होगा, साफ़ सुथरा पानी में अगर रहेगा तो वहाँ पर जो है कि डेंगू वाला मच्छर उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, डेंगू वाला मच्छर का नाम है मादा एडिस। क्या नाम है स्टूडेंट, मादा एडिस। चलिए याद रखिएगा, मच्छर नहीं काटता है, मच्छरनियाँ काटता है। आप लोग ऐसे समझिए, जो मादा मच्छर होता है ना वो काटता है, नर मच्छर नहीं काटता है, मादा मच्छर काटती है। चलिए अगला प्रश्न कौन होगा, 68 का बताएंगे आप लोग कि ओजोन परत पाई जाती है स्टूडेंट। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा होगा यहाँ पर कि किस पारिस्थितिक, ठीक है, किस पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता या फिर सूक्ष्म जीव। तो 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उत्पादक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, किसी, वही प्रश्न है, समझिए ध्यान से, कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाला होता है तो उत्पादक होता है। ऊर्जा को ग्रहण करने वाला, समझ में आया, ऊर्जा को ग्रहण करने वाला कौन होता है, तो उत्पादक। तो स्टूडेंट अब हम लोग का ज़्यादा प्रश्न नहीं, मात्र 11 प्रश्न है। चलिए इसे भी हम लोग क्या करते हैं, समाप्त कर लेते हैं। ठीक है, ये जो है ना स्टूडेंट 80 प्रश्न है। इतना अगर आप लोग तैयारी कर लिए तो समझ लीजिए बहुत तैयारी कर लिए। चलिए 70 का बताइए कि एटीपी है। एटीपी क्या है। आप लोग जब बायोलॉजी पढ़े होंगे तो वहाँ पर आप लोग पढ़े होंगे दूसरा चैप्टर में कि एटीपी क्या है। तो एटीपी क्या है, याद रखिएगा, ऊर्जा का वाहक भी है, ऊर्जा का संग्राहक भी है, संग्राहक, और क्या है, ऊर्जा का सिक्का भी है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। कभी कभी क्या होता है, एटीपी का फुल फॉर्म पूछ लेगा तो आपको जवाब देना है कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, नाम याद रखेंगे। 71 नंबर का प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ये तो आवश्यक है। क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा
उपयुक्त सभी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब 72 का जवाब देने का प्रयास कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। स्टूडेंट, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा मेरे प्यारे बच्चों किसकी प्राप्ति होती है, तो ग्लूकोज की। ठीक है, ग्लूकोज की प्राप्ति होती है जिसे पौधे प्रयोग में लाते हैं। और अगला प्रश्न है कि शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है। शुक्राणुओं का जो मोचन है स्टूडेंट वो कहाँ होता है, तो शुक्रवाहिका में होता है। कहाँ पर होता है, शुक्रवाहिका में। अगला है कि ओजोन परत पाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, बताइए। 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ओजोन परत पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वायुमंडल के ऊपरी सतह में ओजोन परत पाया जाता है, वायुमंडल के ऊपरी सतह में। 75 का क्या होगा बताइए कि आनुवांशिक गुणों का संदेह होता है। आनुवांशिक गुणों का संदेह होता है स्टूडेंट। 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डीएनए अणुओं में। ठीक है, आनुवांशिक गुणों का जो है कि संदेश, ठीक है, संदेश होता है डीएनए के अणुओं में। अगला है यहाँ पर देखिए कि एक नर हार्मोन है। नर हार्मोन अर्थात पुरुष में पाए जाने वाला हार्मोन कौन सा है, तो टेस्टोस्टेरोन है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 77 नंबर का कि ये सब बायोलॉजी के प्रश्न है स्टूडेंट। ठीक है, शुक्राणुओं का जो है कि निर्माण होता है कहाँ पर, शुक्राणुओं का निर्माण होता है तो विरिसन में। अगला प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। ठीक है, किसे पिता कहा जाता है, तो अरिस्तु को जो है ना आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग का अंतिम प्रश्न देखिए यहाँ पर है स्टूडेंट। तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इसी तरह से मैं आप लोगों को मैथ का, चाहे वो एसएसटी का हो, हिंदी का हो, ज्योग्राफी का हो, किसी का भी हो, मैं आप लोगों को इसी तरह से वन शॉट में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाऊँगा ताकि आप लोग अच्छा से तैयारी कर पाएँ। ठीक है स्टूडेंट, और एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ला पाएँ। चलिए बताएंगे यहाँ पर कि एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है स्टूडेंट। जल का जो परिवहन होता है विसरण द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन विसरण द्वारा होता है। अगला और अंतिम प्रश्न है कि मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है, तो 2। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोगों का टोटल 80 VVI ऑब्जेक्टिव, बोले तो कितना स्टूडेंट, 80 VVI ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है। ठीक है स्टूडेंट, आप मेरे परिवार के साथ जुड़ जाइए और इसी तरह का, ठीक है स्टूडेंट, कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हर एक वीडियो को देखेंगे और कहीं पर भी दिक्कत होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दिया गया है और हर एक वीडियो का लिंक भी पड़ा हुआ है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। क्लिक करके ज़रूर देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।